नमस्कार दोस्तों, माय एजुकेशन फॉर माय सोसाइटी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत में संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में अभी तक चार्टर्ड एक्ट 1833 तक पढ़ाया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार अवश्य देखें। और आज हम अगला जो अंग्रेजों द्वारा जो एक्ट लाया गया वह चार्टर एक्ट 1853 लाया गया। इसमें यह कहा गया कि गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्यों को स्थायी किया गया। जो चौथा था विधि सदस्य, जो 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम में लाया गया था, उसमें कहा गया था कि गवर्नर जनरल प्लस उसकी 3 परिषद होगी। लेकिन उसमें चौथा एक सदस्य जोड़ा गया जिसे विधि सदस्य कहा गया था। लेकिन उसको निर्णय सिर्फ वो विधि बनाने में सहयोग करेगा, लेकिन मत वगैरह देने का अधिकार उसको नहीं था। तो इस एक्ट में उसको ये लाया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए और कुल 12 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई, जिसे केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। यानी ये कहा गया कि गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्य, ये क्या कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, ये स्थायी है कार्यकारिणी के सदस्य हैं जो गवर्नर जनरल के साथ रहते थे। उसके बाद 6 अतिरिक्त जोड़ा गया, 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़ा गया और फिर दो सदस्य अतिरिक्त जोड़ा गया। कुल 12 सदस्य किए गए। 12 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई जिसे केंद्रीय विधान परिषद कहा गया, जिसे केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। 12 सदस्यों को क्या कहा गया? केंद्रीय विधान परिषद। और यह क्या केंद्रीय विधान परिषद, जैसे हमारा संसद है उसी के संसद के अनुसार संसद के जैसा कार्य करेगी। यानी उसमें क्या था कि जो गवर्नर जनरल है और प्लस उनकी 4 है, ये कार्यकारिणी, ये कार्यपालिका है। उसी में ये विधायिका जो है, जो गैर सरकारी है, ये गैर सरकारी है, ये दोनों मिलकर के 12 सदस्यों की एक केंद्रीय विधान परिषद बनाई, जिसमें जो भारत के लिए नियम कानून बनाएंगे। यानी यहाँ एक तरह से ये कहा जाए कि संसद के जैसा कार्य करेगी। यहीं पर कार्यपालिका और विधायिका का पृथक्करण का उदय हुआ। जैसे कार्यपालिका, ये जो गवर्नर प्लस 4 जो कार्यकारिणी जो सदस्य हैं, ये मिलकर के इन लोगों को कार्यपालिका कहा गया। और विधायिका कहा गया ये जो 6 अतिरिक्त सदस्य होते थे, 6 प्लस 2 ये 8, ये अतिरिक्त सदस्य होते थे, जिसमें दोनों होते सरकारी और गैर सरकारी दोनों होते थे। अतिरिक्त सदस्य विधि बनाने में सहयोग करेंगे। जो अतिरिक्त सदस्य हैं ये क्या करेंगे कि विधि बनाने में सहयोग करेंगे और गवर्नर जनरल की स्वीकृति से विधि एक्ट अतिरिक्त सदस्य विधि बनाने में सहयोग करेंगे और गवर्नर जनरल की स्वीकृति से विधि को बनाया जाएगा। यानी अतिरिक्त सदस्य क्या होंगे कि वो कानून और नियम बनाने में सहयोग करेंगे, लेकिन इसकी स्वीकृति से जो विधि बनेगी वह गवर्नर जनरल की स्वीकृति के बाद ही बनेंगे। यानी वीटो पावर इनके पास था। अगर ये गवर्नर जनरल चाहें तो विधि को अस्वीकृत भी कर सकते थे। फिर अगला जो है ब्रिटिश नहीं होगा, यहाँ पे विशिष्ट होगा। विशिष्ट एवं सिविल सेवकों की भर्ती प्रतियोगिता के आधार पर प्रारंभ। यानी कि विशिष्ट यहाँ पे मतलब 2 होता था, एक उच्च सिविल सेवकों की भर्ती होती थी और एक निम्न सिविल सेवकों की भर्ती होती थी। तो जो 1833 के एक्ट में आया था, तो क्या किया गया कि वो कंपनी के लोगों ने ही, ब्रिटिश इंडिया के कंपनी के लोगों ने ही
उसका विरोध किया था, जिसके वजह से वो खुली भर्ती वो का जो नियम लाया गया था उसको रद्द करना पड़ा। तो इसमें विशिष्ट सिविल सेवकों की भर्ती प्रतियोगिता के आधार पर प्रारंभ यहाँ से कर दिया गया। निदेशक मंडल जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते हैं 24 सदस्यों से घटाकर 18 सदस्य कर दिया गया तथा 6 ब्रिटिश क्राउन द्वारा भर्ती का ये प्रावधान किया गया। यानी निदेशक मंडल जो था, जो बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो होते थे, जो 1773 में जो ब्रिटेन के जो शेयर धारक होते थे, जो चुन करके निदेशक मंडल बनाए थे, उनके सदस्यों को 24 से घटाकर 18 कर दिया गया और इस 18 में से भी 6 ब्रिटिश क्राउन द्वारा भर्ती किया जाए। यानी ब्रिटिश की जो संसद थी वो नियुक्ति करेगी इन 24 में से 6 सदस्य के। वहाँ का जो शेयर धारक होंगे वो सिर्फ 12 करेंगे। कंपनी का लाइसेंस 20 वर्षों के लिए नहीं किया गया। यानी 1853 के एक्ट में यह कहा गया, मतलब पहले क्या होता था कि शुरू 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जब अंग्रेज भारत में आए तो उनको 15 वर्ष के लिए दिया गया, फिर उसके बाद 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। लेकिन इस एक्ट में कंपनी का लाइसेंस 20 वर्ष के लिए निश्चित नहीं किया गया। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि यहीं से भी उन लोग का मूड बन गया था कि इसको समाप्त करने का पूरी तरह से ये था ईस्ट इंडिया कंपनी को। और क्या किया गया कि बंगाल का प्रशासक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। क्या हुआ कि ये जो गवर्नर जनरल है, हमको पता है कि 1833 से लॉर्ड विलियम बेंटिक जो प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको हटा करके क्या किया कि भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत का गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का ही गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ कार्य करने में दिक्कतें होती थी उस गवर्नर को, तो उसने क्या किया कि बंगाल का एक प्रशासक, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया बंगाल के लिए। यह भी गवर्नर जनरल ही नियुक्त करता था। अगला मेरा जो अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858। अगला जो अधिनियम आया उसे भारत शासन अधिनियम 1858 कहा गया। उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। यहाँ से क्या हुआ कि एक घटना हुआ। क्या हुआ, हम इतिहास में पढ़ते हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिन्होंने अंग्रेजों ने कई नीतियाँ बनाई जो विफल हो गई, जिसके वजह से एक हमको इतिहास से पढ़ने को मिलता है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसके वजह से फिर उस स्वतंत्रता संग्राम को दबा दिया गया। दबा देने के बाद अंग्रेजों ने एक नया अधिनियम लाया जिसे भारत शासन अधिनियम कहा गया। और यहाँ से क्या किया गया कि कंपनी का जो शासन था समाप्त कर दिया गया एवं ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ कर दिया गया। तो इस अधिनियम में क्या क्या किया गया इसको हम देखते हैं। ब्रिटेन में कंपनी का जो निदेशक मंडल था और नियंत्रक बोर्ड था, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जो कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण के लिए ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर क्या किया गया कि इसके स्थान पर गृह सरकार यानी होम गवर्नमेंट की स्थापना की गई। इन दोनों निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो स्थापना की गई थी और नियंत्रक बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो स्थापना कर दी गई, उसको समाप्त करके क्या किया गया कि इसके जगह पे गृह सरकार यानी होम गवर्नमेंट की स्थापना की गई। इस होम गवर्नमेंट के लिए क्या किया गया कि गृह सरकार ये जो गृह सरकार है क्या करती थी, ये भारत में नहीं बना है, ब्रिटेन में ही बना है। ब्रिटेन की संसद ने क्या किया कि एक भारत सचिव का पद बनाया एवं इसके सहयोग के लिए 15 सदस्यीय परिषद बनाया, जिसे भारत परिषद कहा गया। 2 पदों का सृजन किया, एक तो भारत सचिव का पद और दूसरा
भारत सचिव के सहयोग के लिए 15 सदस्यीय परिषद बनाई और उसको भारत परिषद कहा गया। फिर भारत सचिव ब्रिटेन का, वो जो भारत सचिव होता था यह क्या होता था, ब्रिटेन के कैबिनेट का ही मंत्री होता था। यानी कि जो ब्रिटेन में जो संसद थी उसी में से एक मंत्री को क्या किया गया था कि भारत का सचिव बना दिया गया था। भारत के सचिव और उसकी जो 15 सदस्यीय परिषद थी उनका वेतन खर्चा भारत के राजस्व से ही दिया जाता था। और ये क्या हुआ कि ये तो हम जानिएगा कि भारत में कंपनी का शासन समाप्त और ब्रिटिश का ताज प्रारंभ हो गया। भारत का गवर्नर जनरल, हाँ एक और काम किया गया कि जो भारत का गवर्नर जनरल था यहीं से अब भारत के गवर्नर जनरल का पद बदल करके वायसराय उसको कहा जाने लगा। जो भारत का गवर्नर जनरल था अब उसको गवर्नर जनरल न कह के उसको क्या कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा। और 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा पढ़ी। भारत के बुद्धिजीवियों ने इसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। तो 1858 के बाद 1858 अधिनियम के बाद अगला अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा भारत परिषद अधिनियम 1861 लाया गया। यह अधिनियम प्रथम अधिनियम था जिसमें सहयोग की नीति के तहत शासन में भारतीयों का सहयोग लेने के लिया गया। इस अधिनियम के द्वारा यह प्रथम अधिनियम था जिसमें सहयोग की नीति के तहत शासन में भर्तियों का सहयोग लिया जाने लगा। यहाँ पर पहला एक केंद्र की विधान परिषद बनाई गई। केंद्र की विधान परिषद में कौन कौन लोग होते थे, इसमें वायसराय प्लस 5 सदस्य होते थे जो कार्यकारिणी सदस्य के मेंबर होते थे। ये सदस्य जो वायसराय और 5 सदस्य जो होते थे ये भारत इसमें शामिल नहीं था। इसमें ब्रिटेन सरकार के ही जितने भी मेंबर होते थे ब्रिटेन सरकार के ही होते थे, जो कार्यकारिणी जिसे कहा जाता था। वायसराय, उसके बाद ये कहा गया कि वायसराय अपनी परिषद में 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य बढ़ा सकता है जिसमें आधे भारतीय होंगे। यह दूसरी बात यह कहा गया कि जो गवर्नर जनरल या वायसराय है अपनी परिषद में 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य बढ़ा सकता है जिसमें आधे भारतीय होंगे। अतिरिक्त सदस्य विधि बनाने में सहयोग करेंगे। यह अतिरिक्त सदस्य क्या करेंगे, विधि बनाने में सहयोग करेंगे। इनकी शक्तियाँ सीमित थी, इनमें कुछ भी आप सवाल नहीं कर सकते हैं, आप किसी चीज़ पे बहस नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आप हाँ वो बोल रहा है कि ये ठीक है तो बस हाँ मिलाना है, उनकी हाँ में हाँ भरना, उसमें सवाल आप नहीं कर सकते हैं, आप उस पर कोई अपना राय मत नहीं दे सकते, सिर्फ आपको साथ में शामिल किया जाएगा। पहली बात, अतिरिक्त सदस्य जो विधि बनाने के लिए 3 भारतीयों को सदस्य बनाया गया। पहले नंबर पे तो पटियाला के महाराज, दूसरे नंबर पे बनारस के राजा और तीसरे नंबर पे सर दिनकर राव थे। उसके बाद वायसराय की शक्तियों में बढ़ोतरी की गई। इस एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत वायसराय यानी गवर्नर जनरल की शक्तियों में बढ़ोतरी की गई। यह कहा गया कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, यानी किसी भी चीज़ पर वो अपना एक आदेश जारी कर सकता था जो कि वो नियम होगा, और वह 6 माह तक के लिए वैध रहता था। वायसराय नए प्रांतों का गठन कर सकता था, यानी नए राज्यों का गठन कर सकता था, प्रांतों को सीमाओं में परिवर्तन कर सकता था और वहाँ के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कर सकता था। जैसे आज के डेट में राष्ट्रपति का काम है जो केंद्र सरकार करती है, वो चाहे तो नए राज्यों का गठन कर सकती है, यानी एक राज्य को 2 भागों में तोड़ सकती है, 2 राज्यों को एक राज्य बना सकती है। उसी तरह से वायसराय का काम था। वायसराय क्या करता था कि नए प्रांतों का गठन कर सकता था, प्रांतों की सीमा में परिवर्तन कर सकता था एवं प्रशासकों की नियुक्ति कर सकता था। फिर अगला ये कहा गया कि वायसराय परिषद की कार्रवाई के नियम बना सकता है। जो भी परिषद में कार्रवाई चलेगी उसके लिए वायसराय नियम बना सकता है।
लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में एक विभागीय प्रणाली चालू की थी, उसे इस अधिनियम के तहत वैध बनाया गया। गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर रहेगा, वीटो पावर इसके पास था अभी तक। फिर उसके बाद विकेंद्रीकरण प्रारंभ किया गया। इसी एक्ट के तहत क्या किया गया कि विकेंद्रीकरण किया गया। प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति वापस की गई। तो इसका मतलब वापस कब दी गई थी? तो 1833 के अधिनियम में क्या किया गया था कि पूर्ण केंद्रीकरण कर दिया गया था। यानी जो प्रांतों की जो शक्तियाँ थी सीधे वो गवर्नर के पास चला गया था। उसी का नियम पूरे भारत के लिए लागू होता था। लेकिन यहाँ पे भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति वापस की गई, लेकिन प्रांतीय विधियों को वायसराय से स्वीकृति लेनी होगी। जैसे आज भी राज्य में जो भी कानून बनते हैं यहाँ से पास होकर जाते हैं और राष्ट्रपति उस पर साइन करता है। सेम टू सेम वही यहाँ पे भी है। यानी प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति वापस की गई, लेकिन वहाँ से वायसराय से उस पर स्वीकृति लेना होता था। अगर स्वीकृति देगा तभी जाकर के वो नियम या अधिनियम बनेंगे। और प्रांतों में विधान परिषदों की भी स्थापना की गई। 1862 में बंगाल में ये किया गया। एक बात और कि 1861 में क्या हुआ, 1861 में प्रांतों को विकेंद्रीकरण किया गया। यानी इसके नियमों प्रांतों को मिल गया। फिर 1919 में क्या हुआ कि प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। फिर 1935 में प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, यानी ये कहा गया कि प्रांत अपना कानून खुद बना सकते हैं। फिर 1937 में क्या होता है कि चुनाव होता है। चुनाव के बाद एक सरकार बनता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी ऐसे हैं बस ये करने के लिए। तो हमारा अगला होगा भारत परिषद नियम 1892। आइए उसको पढ़ते हैं। अगला अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1892 लाया गया। इसमें यह कहा गया कि विधान परिषदों में सीटों की संख्या में वृद्धि होगी। यानी विधान परिषद जो थे केंद्र एवं प्रांत के, उनके सीटों में की संख्या में क्या की जाएगी? वृद्धि की जाएगी। केंद्र में विधान परिषदों में जो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या थी वो 10 से 16 कर दी गई, और न्यूनतम 10 गैर सरकारी होंगे। एवं प्रांतों में भी सीटें बढ़ी। यानी जो गैर सरकारी सदस्य जो होते थे, जो भारतीय होते थे, उसमें 10 गैर सरकारी को निश्चित किया गया, और यह कहा गया कि 10 से 16 उसको बढ़ा दिया गया। फिर प्रथम बार निर्वाचन प्रारंभ हुआ। इसको प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि प्रथम बार निर्वाचन प्रारंभ हुआ गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन में। जो गैर सरकारी सदस्य होते थे उनको मनोनयन में, यानी उनको मनोनीत करने में जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, नगरपालिका, वाणिज्य मंडल की सिफारिश ली जाएगी। यानी ये कहा जाता कि जो भी लोग आएंगे, ये सीटें बांट दी गई कि जिला बोर्ड से, विश्वविद्यालय से, नगरपालिका से, वाणिज्य मंडल के द्वारा जो लोग इन क्षेत्रों से, मतलब ये कहा गया कि जो लोग मनोनीत करके भेजेंगे कि उन्हीं को गैर सरकारी सदस्यों में मनोनीत किया जाएगा। फिर अगला आया केंद्र एवं प्रांतों के परिषदों में सरकारी सदस्यों का बहुमत होगा। और ये क्या और बात कहा गया कि केंद्र एवं प्रांतों के परिषदों में सरकारी सदस्यों का बहुमत होगा। सरकारी सदस्यों का मतलब क्या? जो अंग्रेजों के जो होते थे, जो गवर्नर जनरल यानी वायसराय और उसकी जो परिषद होती थी, उसमें क्या होगा कि केंद्र हो या प्रांत हो, उस परिषदों में सरकारी सदस्यों का बहुमत होगा। फिर विधान परिषद जो होते थे केंद्र और प्रांत के, उसमें भी सीटों की संख्या में क्या किया गया कि वृद्धि किया गया। उसके बाद जो सदस्यों की शक्तियाँ थी, जो हमारे गैर सरकारी जो भारतीय होते थे, उन सदस्यों की शक्तियाँ क्या थी? वह बजट पर बहस
की शक्ति दी गई, उनको क्या किया गया कि बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई और प्रश्न पूछने की भी शक्ति दी गई। लेकिन वह प्रश्न क्या कब वह प्रश्न पूछने के लिए पहले 1 से 6 दिन की पूरी सूचना उनको देनी होगी। अगर आपको प्रश्न पूछना है तो उस कार्यकारिणी को पहले ये करना होगा कि उसमें आप 1 से 6 दिन पहले उनको सूचना दे दें कि हम अगला बार जो बैठक होगी उसमें हम प्रश्न करेंगे। लेकिन सरकार उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं थी कि आप जो प्रश्न पूछे हम उसका जवाब देंगे ही नहीं। वो दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते थे भारतीय गैर सदस्य। पूरक प्रश्न पूछने की भी शक्ति नहीं थी। पूरक प्रश्न मतलब कि मान लेते हैं विश्वविद्यालय है, उसमें कहें कि कितने छात्र हैं, तो बताया कि 10,000 छात्र हैं, तो बोले कि उसमें कितनी, एक प्रश्न हो गया कि कितने छात्र हैं, तो 10,000। तो आप ये नहीं पूछ सकते हैं कि उसमें कितने लड़के हैं या कितने पुरुष हैं या कितनी महिलाएं हैं, आप ये नहीं पूछ सकते। तो उसी को हम पूरक कहते हैं कि उस प्रश्न में से एक और प्रश्न मतलब पूछना, उसी को पूरक कहते हैं। और गैर सरकारी सदस्यों को मत देने का भी अधिकार नहीं था। तो इस तरह से भारत परिषद अधिनियम 1892 हम लोग पढ़ चुके। और अगला हमारा जो अधिनियम आएगा 1909 भारत परिषद अधिनियम, उसको हम देखते हैं। भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1892 के बाद अगला अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार लाया गया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। यह 1892 के एक में सुधार हेतु लाया गया। इसमें खास करके हिंदू और मुस्लिम में फूट डाला गया और नरम और गढ़ दल में फूट हुई। इसमें इसको मार्ले मिंटो सुधार क्यों किया जाता है? मार्ले जो थे, ये भारत सचिव थे। भारत सचिव जो ब्रिटेन में रहते थे, जो ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री थे, और मिंटो जो थे ये वायसराय थे। तो दोनों मिलकर ही शासन करते थे, इसीलिए इन्हें मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। इसमें यह कहा गया कि परिषदों की सीटों में बढ़ोतरी, केंद्र में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि परिषदों की सीटों में बढ़ोतरी होगी, केंद्र में संख्या यह 16 से क्या कर दी गई, 60 कर दी गई, और आधे गैर सरकारी होंगे और सरकारी सदस्यों का बहुमत होगा। मतलब कि जो आधे इसमें होंगे वो गैर सरकारी होंगे, जो कि वो भारतीय होंगे, जो गैर सरकारी होते भारतीय होते थे वो भारतीय होंगे, और सरकारी सदस्यों का बहुमत होगा, यानी अंग्रेजों का इस पर बहुमत होगा। और यह भी प्रांतों में भी सीटों को बढ़ाई गई और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ किया गया, लेकिन मताधिकार सीमित रखा गया। कर, संपत्ति, शिक्षा के आधार पर ही मत देने का अधिकार था। ज़्यादा से ज़्यादा 10% ही इसमें अधिकार मिला था। और पार्षद जो परिषद थे, जो गैर सरकारी परिषद, उनकी शक्तियों को बढ़ाया गया इस अधिनियम में। इसमें यह कहा गया कि इसमें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, यानी एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। बजट पर विवेचना का भी अधिकार दिया गया, और लोकहित के मामलों में बहस और प्रस्ताव लाने का भी गैर सरकारी परिषदों को छूट मिला। और इसमें एक और काम हुआ, पृथक निर्वाचक मंडल, जो प्रथम बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया। यहीं से हिंदू और मुसलमान में फूट डालने की कोशिश इसी अधिनियम के तहत किया गया। प्रथम बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को शामिल किया गया, जो एसपी सिन्हा, जिन्हें बाद में लॉर्ड की उपाधि दी गई। भारत के प्रथम वायसराय की, जो भारत में जो वायसराय रहते थे, उनकी कार्यकारिणी में प्रथम बार भारतीय को शामिल किया गया। जो पहले भारतीय थे एसपी सिन्हा थे, जिनको बाद में लॉर्ड की भी उपाधि दी गई। अब प्रथम बार ब्रिटेन में भारत सचिव की परिषद, जो ब्रिटेन कैबिनेट के जो मंत्री थे भारत सचिव,
उनकी परिषद में, जिसे भारत परिषद कहा जाता, तो 2 भारतीयों को शामिल किया गया, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को। तो हम यह कह सकते हैं कि भारत परिषद अधिनियम जो 1919 आया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं, जिसके तहत खास करके हिंदू मुस्लिम में फूट डालने का प्रयास किया गया निर्वाचक मंडल के तहत, और नरम दल, और इसी के बीच में नरम दल और गरम दल में भी फूट हुई थी। अगला हमारा अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1919, इसको हम पढ़ते हैं। अगला अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इससे मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे वो वायसराय थे। इस अधिनियम में यह कहा गया कि इस अधिनियम में केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू किया, उच्च सदन और निम्न सदन। जैसे हमारे भारत में है उच्च सदन और निम्न सदन, तो आप बताएं कि भारत में उच्च सदन कौन है और निम्न सदन कौन है। तो उच्च सदन को राज्य परिषद कहा गया और निम्न सदन को केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। केंद्र और प्रांत की जो उच्च सदन और निम्न सदन थी, दोनों की शक्तियां समान थी, लेकिन बजट पर कानून केवल केंद्रीय विधानसभा में ही बनाया जाएगा। इस अधिनियम के तहत यह कहा गया कि शक्तियां दोनों की, उच्च सदन की और निम्न सदन की, दोनों की शक्तियां समान है, लेकिन बजट पर कानून केवल केंद्रीय विधानसभा में ही पारित होगा। प्रांतों में भी द्वैध शासन और उत्तरदायी सरकार लाया गया। प्रांतों में भी क्या किया गया कि द्वैध शासन और उत्तरदायी सरकार लाया गया। 1919 में प्रथम बार प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया, लेकिन 1935 में इसे समाप्त कर दिया गया, इससे प्रांतीय द्वैध शासन को। और 1935 में क्या किया गया कि केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। प्रांतीय विषय क्या थे? 2 विषय थे, एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषय में वित्त, न्याय, राजस्व, पुलिस आदि आता था। ये अपने पास जो विषय रखे थे, अपने पास क्या रखे थे? वित्त, न्याय, राजस्व, पुलिस आदि, ये आरक्षित विषय में थे। इसमें विधि बनाने की शक्ति क्या थी कि ये गवर्नर जनरल यानी वायसराय और उनकी कार्यकारिणी परिषद विधि बनाती थी, लेकिन यह उत्तरदायी नहीं थी व्यवस्थापिका के प्रति। और हस्तांतरित विषय में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को रखा गया। इसमें गवर्नर जनरल यानी वायसराय प्लस भारत के जो मंत्री थे, ये व्यवस्थापिका के प्रति क्या थे? उत्तरदायी थे। मतलब इसका मतलब ये है कि जितने भी वित्त, न्याय, राजस्व, पुलिस, सारा मतलब जो भी पैसे वगैरह का, राजस्व का जो भी पैसे वाला जो डिपार्टमेंट था, यहाँ पे था, अंग्रेजों के पास था। और जो जहाँ से मतलब यहाँ के जनता को, लोगों को देखभाल, स्थानीय स्वशासन के लिए, शिक्षा के लिए इसमें भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, स्वास्थ्य इस पर भी पैसे की जरूरत पड़ेगी यहाँ की जनता के देखने के लिए। लेकिन यह पैसे वाला सारा डिपार्टमेंट इनके पास था, अंग्रेजों के पास था, और उनसे जो मिलता था उसी के अनुसार ये अपना कार्य करते थे। लेकिन यह क्या था कि यह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थी, यानी जो भी समस्याएं थी इन्हीं को देखना था, इन्हीं को उत्तर देना था। लेकिन इनको ये उत्तर नहीं देना था कि कैसे हुआ, क्या हुआ, जो भी। फिर क्या हुआ कि केंद्र में द्वैध शासन लगभग विफल हो गया और प्रांतों में द्वैध शासन विफल हो गया। द्वैध शासन की जांच के लिए एक अंग्रेज अलेक्जेंडर मुंडी मैन के द्वारा इसका जांच किया गया, द्वैध शासन का जांच किया गया। जब यह विफल हो गया, इनको लगा कि मतलब इस तरह से देश में हम ज़्यादा दिन तक शासन नहीं करते थे, तो इसमें सुधार के लिए द्वैध शासन की जांच के लिए अलेक्जेंडर मुंडी मैन के द्वारा अलेक्जेंडर मुंडी मैन को नियुक्त किया गया। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। सबसे मोस्ट है इसमें क्या हुआ कि 1919 में पृथक निर्वाचन मंडल मुस्लिम समुदाय को दे दिया गया था। कब? 1909 में। लेकिन 1919 में विस्तार किया गया। सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय और यूरोपियन को क्या किया गया कि निर्वाचक मंडल इन 4 लोगों को और बढ़ा दिया गया। और प्रथम बार महिलाओं को भी मत
का अधिकार मिला, लेकिन यह अधिकार सीमित था। उसके बाद केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन। इस अधिनियम में केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया इस 1919 के भारत सरकार अधिनियम में। लेकिन 1924 में ली आयोग की रिपोर्ट जब आई तो उसके बाद 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना, जो यूपीएससी होता था, यूपीएससी। तो यूपीएससी उस समय यूनियन अभी संघ नहीं बना था, उस समय संघ 1935 में बनता है, तब उसका जाके नाम यूपीएससी होगा। लेकिन अभी इसको केंद्रीय लोक सेवा आयोग ही कहते हैं, जो आज हम भारतीय लोक सेवा आयोग कहते हैं। केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो है, जिसे यूपीएससी कहते हैं, उसी का उस समय नाम था। वो उसको 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना दिया गया। फिर भारत परिषद का क्या हुआ? तो भारत परिषद के लिए यह कानून बना कि सदस्य 15 से कम किए गए, न्यूनतम 8 और अधिकतम 12, न्यूनतम 8 इसमें और अधिकतम 12 परिषद के सदस्य रहेंगे। इनका वेतन और खर्चा ब्रिटेन के राजस्व से दिया जाएगा। 1935 में भारत परिषद को भी समाप्त कर दिया गया। देखिए इनकी चालाकी, जब पैसा खुद देने का अपने ऊपर आया कि पैसा ब्रिटेन के राजस्व से दिया जाएगा, तो 15 से क्या कर दिए, कम करके 8 कर दिए, और अधिकतम 12 कर दिए और न्यूनतम 8 कर दिए। और फिर पैसा देने की बात आई तो 1935 में भारत परिषद को ही समाप्त कर दिया। ये बहुत चतुर चालाक थे। फिर उसके बाद थोड़ा देख लेते हैं कि इस भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या क्या प्रावधान किए गए। तो केंद्र में भी द्वैध शासन लाया गया, केंद्र में द्वैध शासन लाया गया, प्रांतों में भी द्वैध शासन लाया गया। महिलाओं को मताधिकार मिला लेकिन सीमित रहा। फिर उसके बाद केंद्रीय लोक सेवा आयोग का भी गठन हुआ। फिर सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार भी हुआ। देखिए कि 1909 में सिर्फ मुस्लिमों को दिया गया था, लेकिन 1919 के एक्ट में क्या किया गया कि सिख, ईसाई और जो आपके एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियन को भी मतलब निर्वाचक मंडल दिया गया, पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। भारत परिषद की शक्तियाँ कम की गई, जो भारत परिषद होता था उसकी शक्तियाँ कम की गई और हाई कमीशन को नियुक्त किया गया। शक्ति कम करके क्या किया गया कि एक उच्चायुक्त, जिसे हाई कमीशन कहते हैं, उसकी नियुक्ति की गई। और यह हाई कमीशन क्या करता था, भारत सचिव की सहायता करता था। फिर उसके बाद यह कहा गया कि 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, जो 1919 एक्ट की जांच करेगा। लेकिन क्या हुआ कि इतने हमारे देश में आंदोलन मतलब हो रहे थे, जिससे अंग्रेज परेशान हो गए थे, और जाकर के 1927 में ही साइमन कमीशन आयोग का गठन किया और 1928 में भारत आए। देखिए किसी को लेकर के यह आए थे यहीं देखने के लिए कि मतलब इस नियम से कितना यहाँ के जनता को फ़ायदा हुआ है। फिर आप देखते हैं कि 1928 में ये लागू हुआ। फिर 1933 में 1930, 31, 32 आप देखते हैं कि इस समय गोलमेज सम्मेलन होता है। फिर उसको हम आगे देखेंगे 1935 में क्या क्या हुआ, वो इतिहास का विषय है। हम इतिहास में उसको पूरे अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। और अगला हमारा जो अब हम अपने अंतिम अधिनियम, जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, अब हम उसको देखते हैं। अगला जो अधिनियम आया भारत शासन अधिनियम, यह हमारा अंतिम अधिनियम है इस चैप्टर का, जो 1935 में लाया गया। इसमें यह कहा गया कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, केंद्र में द्वैध शासन लाया जाएगा और प्रांतों को स्वायत्तता दी जाएगी, यानी द्वैध शासन को समाप्त किया जाएगा। फिर एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। ये बातें कही गई। अखिल भारतीय संघ में क्या क्या था कि ब्रिटिश प्रांत, जो ब्रिटिश के द्वारा जो जीते गए क्षेत्र, जो क्षेत्र जीत करके अपने में मिला लिए थे, उसको ब्रिटिश प्रांत कहते थे। ऐसे प्रांतों की संख्या 11 थी। फिर एक कमिश्नरी क्षेत्र जो 6 हैं,
कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब कि एक ऐसा क्षेत्र जैसे अंडमान निकोबार होता है। क्या होता है वह, वहाँ पे शासन किसका चलता है? अभी केंद्र का चलता है। वहाँ पे राष्ट्रपति ही अपना एक प्रशासक नियुक्त करते हैं, या केंद्र सरकार अपना एक प्रशासक नियुक्त करती है, उसी के हिसाब से वो अपना वो चलाती है, अपना वहाँ पे व्यवस्था देखती है। तो इसमें कमिश्नरी क्षेत्र में 6 क्षेत्र थे, और तीसरा जो क्षेत्र था देशी रियासतें थी। इनको कहा गया कि आप स्वेच्छा से शामिल हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो दोनों थे, ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र, इनको मिलना अनिवार्य था। लेकिन और ये इनको स्वेच्छा से कहा गया कि आप स्वेच्छा से मिल सकते हैं तो मिल सकते हैं। लेकिन अखिल भारतीय संघ का निर्माण नहीं हो पाया। फिर उसके बाद दूसरा अधिनियम में मिला कि केंद्र में द्वैध शासन, केंद्रीय, इसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय विषय जो रखे गए, उसमें आरक्षित और हस्तांतरित में रक्षा, राजस्व, धर्म और जनजाति को ये आरक्षित करके रखे, रिजर्व रखे। और हस्तांतरित विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको हस्तांतरित विषय में रखा गया। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, यानी 1935 में क्या हुआ कि प्रांतों को कहा गया कि यहाँ पर केंद्र का कोई अब वो हस्तक्षेप नहीं होगा, आप अपना खुद कानून और विधि बना सकते हैं। तो 1935 में प्रांतों को क्या दिया गया? स्वायत्तता दिया गया, और प्रांतीय विषय में प्रांत की सरकारें कानून या विधि बनाएगी। ये कहा गया कि जो भी प्रांत का विषय होगा उसमें केंद्र का हस्तक्षेप नहीं होगा, वहाँ की सरकारें अपने लिए कानून और विधि बनाएगी, उसमें केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। प्रांतीय गवर्नर वायसराय के अधीन नहीं, वे ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि होंगे। ये कहा गया कि जो प्रांतीय गवर्नर हैं वायसराय के अधीन नहीं हैं, वे ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि होंगे। पहले क्या होता था कि वायसराय के अंदर ही सारे गवर्नर होते थे, प्रांत के गवर्नर होते थे। लेकिन इस अधिनियम में वो साफ साफ कहा गया कि नहीं, यह गवर्नर जो होंगे, प्रांत के जो गवर्नर होंगे, वो वायसराय के अधीन नहीं होंगे, वो ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि होंगे। 1937 में प्रांतीय चुनाव होता है और प्रांतों में सरकारों का गठन होता है। फिर शक्तियों का विभाजन हुआ, जो भी विषय थे, शक्तियों का विभाजन, केंद्र और प्रांतों की शक्तियों का विभाजन हुआ, जिसमें संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। आप बताइए कि ये जो शक्तियों का विभाजन है किस सूची में है, कौन सी सूची में इसको जोड़ा गया है? केंद्र और राज्य के शक्तियों का विभाजन किस सूची में किया गया है? अगर आप जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब दें इसका। संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूची बनाई गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, जिसमें संघ सूची में क्या होता था कि संघ सरकार यानी केंद्र सरकार ही इस पे कानून बना सकती थी, और प्रांत सूची में प्रांत सरकार कानून बनाएगी। और समवर्ती सूची में क्या होगा कि दोनों शामिल होंगे, संघ भी और प्रांत भी, दोनों मिलकर इस पे कानून बनाएंगे। एक जो बच जाता था, जो इन कानूनों से बाहर होता था, संघ और प्रांतीय और समवर्ती से जो बाहर कानून होता था, उसको अशिष्ट विषय कहा गया। और यह क्या होता था? वायसराय के पास होता था। जैसे अभी जब कानून बना तो बहुत सारे ये किए गए, जैसे कि आपका विषय केंद्र और राज्य में बांटे गए। लेकिन अब देखिए इंटरनेट का, तो इंटरनेट वाला विषय कहाँ है? राज्य के पास है कि केंद्र के पास है? तो ये केंद्र के पास है। तो आज भी तो अशिष्ट विषय उस समय क्या था? वायसराय के पास था। इसके बाद एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई इसी अधिनियम के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में किया गया, जिसके एक मुख्य न्यायाधीश और 6 न्यायाधीश इसमें शामिल हुए। एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश शामिल थे, जिनमें मुख्य न्यायाधीश पहले थे सर मॉरिस ग्वेर। ये भारत के प्रथम संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर मॉरिस ग्वेर। और आप हमको अगर जानते हैं तो जो 1774 ईस्वी में जो कोलकाता में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था, हमने पिछले कक्षा में उसको पढ़ाया भी है। अगर उनका नाम जानते हैं तो हमारे इनबॉक्स में टाइप करें। और भारत परिषद जो था, जो ब्रिटेन में भारत परिषद था,
उसको 1935 में समाप्त कर दिया गया। और इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर होगा वह भारत में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, फिर कैबिनेट मिशन कैसे आया, ये सब पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक यही कोशिश करें कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को, अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक का बटन दबाएं और हो सके तो शेयर भी कर दें। धन्यवाद।